नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हंसती बोलती दुनिया को तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, उससे खूब बातें भी करते हैं और उसकी बातें भी सुनते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो किसी की खामोश दुनिया को सुन पाते हैं, ऐसे लोगों की खामोशी को जो सुन नहीं पाते। लेकिन आज की हमारी तेजस्विनी ऐसी ही हैं जो इस खामोशी को सुनती हैं, समझती हैं, पहचानती हैं और उन्हें आवाज़ देती हैं, जो उनके लिए समर्पित हैं। बीबीसी ने हाल ही में एक लिस्ट निकाली है 100 महिलाओं की, जो कि प्रेरणादायी महिलाएं हैं। उनमें 7 महिलाएं भारत से चुनी गई हैं, जिनमें से एक हमारी आज की तेजस्विनी भी हैं। जी हाँ, हमारी मुराद है स्मृति नागपाल से। भारत की स्त्री शक्ति को एक बार फिर पूरी दुनिया में मान्यता हासिल हुई जब हाल ही में बीबीसी द्वारा इस वर्ष विश्व की 100 सबसे प्रेरणादायी महिलाओं में से 7 भारतीय महिलाएं रही। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, पूर्व सिने तारिका कामिनी कौशल, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ एक नाम जुड़ा स्मृति नागपाल का। संकेत भाषा में दक्षता हासिल कर चुकी स्मृति ने इतने कम समय में जिस तरह से मूक बधिरों के सशक्तिकरण में सफलता हासिल की, वो यकीनन काबिले तारीफ है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक स्मृति ने अपने सामाजिक एंटरप्राइज के जरिए मूक बधिरों के जीवन को ज्यादा प्रासंगिक और सार्थक बनाने के लिए अतुल्य कला की शुरुआत की और मूक बधिरों द्वारा बनाए गए अनेक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। दूरदर्शन की संकेत भाषा के बुलेटिन से जुड़ी और मूक बधिरों की प्रेरणा स्रोत बन चुकी स्मृति नागपाल हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की युवा तेजस्विनी, जो कि साइन लैंग्वेज की एक्सपर्ट हैं। उसकी दुभाषियां हैं स्मृति नागपाल। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति। तो ये जो दुनिया है, इसमें बहुत आवाज़ें हैं, बहुत शोर है, लेकिन आप उस शोर को नहीं सुनती हैं, आप उनकी आवाज़ों को सुनती समझती हैं जो इस दुनिया की आवाज़ों को सुन नहीं पाते। क्यों करती हैं आप ऐसा? मैं शायद बचपन, मेरे भाई और बहन जो मुझसे बड़े हैं 10 साल, उन दोनों को बोलने सुनने में प्रॉब्लम थी। और जब मैं पैदा हुई तो वो काफ़ी, मतलब वो 10 साल के थे उस वक्त। तो शायद मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, ऐसे मौके रहे हैं जहाँ पे मैं दिन भर इतना बोलती भी नहीं हूँ जितना मैं साइन करती हूँ। तो बचपन से पता था कि ये मेरे लिए, जैसे एक हिंदी या इंग्लिश किसी भी घर में रोज़ यूज़ होती है, वैसे मेरे लिए साइन लैंग्वेज रोज़ यूज़ होती थी। जी। तो जैसे आप कह रही हैं कि आपके भाई बहन ऐसे हैं जो ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे, जब उनके साथ आप बड़ी हो रही थी तो क्या लग रहा था आपको? क्या आपको लग रहा था कि ऐसे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना या ऐसे लोगों के साथ बड़े होने में कोई दिक्कत आ रही थी, या आपको लग रहा था कि नहीं, ये तो बिल्कुल सहज है हमारे लिए? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी और मेरी जो दीदी है, हम दोनों में इतने सीक्रेट शेयर होते थे कि हमारी मॉम बस ये पूछती रहती थी कि तुम बातें करते क्या हो। क्या बात? मतलब हम, मुझे पर्सनली कभी शायद दीदी या भैया या उनके जितने भी दोस्त रहे या बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात करी हूँ जिससे कि मैं वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती या वॉइस नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि मेरे पास वो लैंग्वेज थी जो उनको पूरी समझ आती थी। जी। तो क्या ये, जैसे कहते हैं साइन लैंग्वेज जो होती है, क्या उस समय तो आपने इसकी मतलब विधिवत जैसे शिक्षा तो नहीं ली होगी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आप सीख पा रही थी? मेरे लिए हाँ, मैं यही कहूँगी कि मैंने कोई फर्दर स्टडी नहीं करी है साइन लैंग्वेज में, बट क्योंकि मेरे पास बहुत सालों का और पूरे हर रोज़ का ये मेरा दिन का रूटीन बन गया था। बट यस, वी हैव पूरा एक कोर्स होता है इसके लिए जो लोग करते हैं, जिससे 3 से 6 महीने लगते हैं, तो वो पूरी साइन लैंग्वेज उसमें सीख सकते हैं। जी। तो ये जो घर में आप कर रही थी और जो आपका एक्सपीरियंस था, कब आपको ऐसा लगा कि मैं क्यों ना सिर्फ और सिर्फ यही करूं, ऐसे लोगों के लिए समर्पित हो जाऊं, ऐसे लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि आप तो अब एंटरप्रेन्योर भी हैं? जी। मैं कुछ 16 साल की थी जब मैंने पहली बार वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इंडिया गेट पे इंटरप्रेटिंग की थी। वो कुछ 20-30 हज़ार लोग थे मेरे सामने और मैं पहली बार स्टेज पे मुझे भेज दिया गया था। तो जब मैं वहाँ से उतर के नीचे आई थी तो वहाँ पे कुछ 5-10 लोग वहाँ पे खड़े थे और वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि थैंक यू। तो मैंने पूछा कि किस लिए, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 घंटे से जो भी ये लोग बोल रहे थे, अगर तुम वहाँ नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं समझ पाते। तो उस वक्त मैं अकेली इंटरप्रेटर नहीं थी, बहुत से लोग थे, मगर मुझे उस टाइम ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए शायद ये सिर्फ एक रूटीन है जो मैं दिन में करती हूँ घर पे, मगर बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। उनके लिए ये एक मीडियम है दुनिया को समझने का। तो उस टाइम मैंने घर जाके अपनी मम्मी को बोला कि चाहे मैं दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ भी पढ़ूंगी, कुछ भी करूँगी, मगर ये कहीं नहीं जाएगा।
क्या बात है। लेकिन ये बताओ स्मृति, जब आप छोटी थी, बड़ी हो रही थी, अपने ऐसे भाई बहनों के साथ जो कि बोल नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, क्या कुछ घटता है परिवारों पर, और किस तरह से अलग थलग हो जाते हैं ऐसे लोग जिनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं? मैं ये कहूँगी कि हमारी फैमिली में बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि सबने बहुत ज़्यादा समझा है चीज़ों को, कि वो एक होता है ना कि किसी चीज़ को समझ लेना कि हाँ जो है ऐसा है, अब ये हमारा है। तो वो जब प्यार होता है, जब नर्चर करते हैं, तो चीज़ें बहुत अलग निकलती हैं। मगर मैं बहुत छोटी थी जब मैं पड़ोसियों से जाके लड़ती थी, क्योंकि वो मेरी दीदी को कुछ गलत बोलते थे, या रोड पे कहीं जाते थे तो जब हम साइन में बातें करते थे तो लोग रुक जाते थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मगर क्योंकि मैं बहुत हमेशा से प्राउड रही हूँ कि ये मेरे भाई बहन हैं, मुझे कभी वो सेकंड थॉट्स नहीं आए दिमाग में कि शायद मैं किसी को बताऊंगी तो कोई क्या बोलेगा। तो हमेशा लोगों ने बहुत अच्छी तरह उनको एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार। शायद मेरे कुछ भी ऐसी लाइफ में मोमेंट्स नहीं रहे जहाँ मुझे कभी ये फील हुआ हो कि मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ फेस कर रही हूँ ट्रबल। आई थिंक बहुत अच्छा रहा था कि उन लोगों ने, और जब तक दुनिया के सामने चीज़ें रख नहीं जाएगी देंगे ना प्लेटर कि हाँ ये ऐसा है या ये चीज़ चल रही है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक अच्छा ये बताओ कि ख़ास तौर से ऐसे लोगों की परवरिश में कितनी क्या कुछ समस्याएं आती हैं, क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और जब कहते हैं ना कि एक सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम में सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ चीज़ों को आपको ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें वो भी सहज महसूस करें। आपको क्या लगता है, आपने इतने लोगों के साथ में काम भी किया है, किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं ऐसे लोग? मैं एक स्कूल के साथ काम कर रही थी थोड़े टाइम तक, जहाँ पे हम लोग छोटे डेफ बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोगों ने बहुत ये स्टार्ट ही इसलिए किया था ताकि हम लोग ये स्टार्ट कर पाए कि साइन लैंग्वेज बचपन से देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कुछ 10-12 साल तक तो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को बोलने या सुनने में प्रॉब्लम है। तो वो बस यही कोशिश करते रहते हैं कि वो बोलने की कोशिश करे। स्पीच थेरेपीज दिलवाते हैं, उनको फोर्स करा जाता है। पर आप सोचिए, जैसे मैंने एक बार कान बंद करे थे अपने 1 मिनट के लिए, और मैं टीवी देख रही थी, तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब वो मेरा 1 मिनट इतना डिफिकल्ट था। तो जब छोटा बच्चा 1.5-2 साल का होगा और उसको तुम बोलोगे कि बोलो, पर वो कहाँ से बोलेगा? तो आई थिंक वो जब वो लेवल होता है ना, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मतलब मैंने जब बच्चों के साथ काम किया तो मैंने ये बात रियलाइज़ की, उनमें वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर, वो ज़िद्दीपन ज़रूर आता है। तो पेरेंट्स को 2 गुना और प्यार उनकी तरफ दिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो जितना प्यार करेंगे वो उतना ही ग्रो करेगा वो जो चीज़ है। लेकिन स्मृति एक बार बताओ, एक तो हो गया घर, जी, माँ बाप, भाई बहन, वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो उनके हिस्से हैं। लेकिन समाज, और समाज से भी ज़्यादा हमारा सिस्टम, विदेशों में भी हम देखते हैं बहुत सारी सहूलियतें मिली हुई हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनकी जो ज़रूरतें उसको पूरा किया जाता है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ किस तरह की कमियाँ आपको लगती हैं जो कि इन लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से, जैसे आप कह रही हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लोगों में? क्योंकि मैं बाहर भी देखा है मैंने, जो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है डिसेबल लोगों के लिए, और इंडिया में सबसे जो बेसिक ज़रूरत है इनकी वो एजुकेशन। मतलब अगर एजुकेशन उनको सेम लेवल की मिलेगी तो उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात मैं पर्सनल लेवल पे इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज मैं जिनके साथ काम करती हूँ और जो लोगों को मैं जानती हूँ, उन सब के साथ यही आया कि स्कूल्स में बायलिंगुअल एजुकेशन नहीं है, तो साइन लैंग्वेज को अभी भी नहीं यूज़ करा जाता है वहाँ पे। तो वही प्रॉब्लम आती है कि एक तो इंडिया में, जस्ट फॉर द फैक्ट्स कि इंडिया में 18 मिलियन डेफ लोग हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में है, और फिर भी हमारे पास वो सिंपल इंटरप्रेटर्स या साइन लैंग्वेज एजुकेशन वो स्कूल्स में भी नहीं है। ये एजुकेशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जब जॉब्स की बारी आती है, तो जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन मिलता है मगर वो बहुत स्टैगनेंट हो जाती हैं चीज़ें, उसके बाद कहीं ग्रोथ नहीं मिलती है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जो देखा है, सारी चीज़ें घूम फिर के वो वहीं पे आती हैं कि इंक्लूजन नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर समाज भी एक तरह से ये मानने लग जाए कि हमारी ही दुनिया का एक हिस्सा है और इनको अलग नहीं करना है, तो शायद ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लोगों को। तो स्मृति, आपने तो 16 साल में आप दुभाषिया बन गई, आप साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने लगी, और उसके बाद आपने बिजनेस की स्टडीज़ की? जी, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, तो मैंने ग्रेजुएशन BBA करा था बिजनेस में। उसके बाद मैंने कुछ थोड़े टाइम तक अपने पापा के साथ काम करने का सोचा, क्योंकि लगा कि हाँ ये सही रहेगा। मगर फिर मैं एक बार
एक दिवाली मेला था, मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पे मुझे एक आर्टिस्ट मिले जो डेफ हैं। उन्होंने मुझे कहीं पे इंटरप्रेटिंग करते देखा था, तो वो मेरे पास आके बोले कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था उस दिन। तो बिकॉज सेम वही कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं थी, तो हम लोग बड़े आराम से बातें करने लग गए वहीं पे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर्स करी है आर्ट्स में, 7 साल लगा के पूरा उन्होंने डिग्री लिया है। तो मैंने पूछा आप यहाँ पे क्या करते हो? तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिखाए अपने कि मैं ये वाले प्रोडक्ट्स बनाता हूँ एक एनजीओ के लिए। तो वो बिल्कुल भी उससे रिलेटेड नहीं थे जो उन्होंने पढ़ाई की थी। तो मैंने पूछा कि यही आपने पढ़ा था क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को मगर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर मैं यही कर रहा हूँ। तो फिर वो मेरे पास आके बोले कि मुझे कुछ ढूंढ के दो, मुझे ये नहीं करना है। उस वक्त तक मैं डेफ लोगों के साथ काम ज़रूर करती थी, मगर सिर्फ एक इंटरप्रेटर की तरह, सिर्फ उनकी बातें कन्वर्ट करने के लिए। मगर फिर मैं घर गई और मेरा एक और फ्रेंड था जो कॉलेज ऑफ आर्ट में ही पढ़ रहा था। मैंने उसको बोला कि तुम्हारे कॉलेज में क्या सिचुएशन है? तो उसने कहा कि ये लोग बिल्कुल अलग रहते हैं, मतलब। और एक कॉलेज ऑफ आर्ट या डिज़ाइनर या आर्टिस्ट के लिए कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो बातें नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर मैं और डेफ आर्टिस्ट से मिली, कुछ 3-4 और से मिली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम है। एंड फिर लगा कि मुझे कुछ शुरू ज़रूर करना चाहिए, और दैट इज़ हाउ मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ। क्या बात है। तो महज 25 साल की उम्र में कोई इतनी सुलझी हुई बात कर सकता है, उन लोगों के बारे में सोच सकता है जो सुन नहीं सकते। आज हम उन्हें सुन रहे हैं और दुनिया उनकी बात को सुन रही है। हमारे साथ स्मृति नागपाल ने। तेजस्विनी में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्मृति नागपाल हैं, जो कि साइन लैंग्वेज की एक्सपर्ट हैं, इंटरप्रेटर हैं और उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो स्मृति, फिर आपने कैसे सोचा कि आप अतुल्य कला, जो कि आपका एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप काम करती हैं, क्या कुछ काम करती हैं और किस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला रही हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं उनसे मिली तो मुझे ये लगा कि डेफ आर्टिस्ट के लिए इंडिया में अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी। हम लोग भी जब उनसे मिले बिना, जब मैं भी कुछ सोचती थी कि कोई डेफ है और वो आर्टिस्ट हैं या क्रिएटिव फील्ड्स हैं, तो बहुत ही एक वही दिमाग में आती थी जो हम सालों से चीज़ें देखते आ रहे हैं या प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। तो क्योंकि मैं आर्ट बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, मगर शौक हमेशा रहता था कुछ लेने का, कुछ देखने का, नई नई चीज़ें कलेक्ट करने का। तो लगा कि हाँ, अगर मैं इनके साथ काम करूँगी तो फिर मैं एनजीओ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमेशा से मेरे दिमाग में रहा है कि फिर से वो एक माइंडसेट बन जाता है कि शायद हम लोग फिर इनकी हेल्प कर रहे हैं। मगर मेरे लिए वो हेल्प करने वाला मोटिव नहीं था। शायद मैं इतनी उस लेवल पे नहीं थी कि मैं हेल्प कर पाऊँ, मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी। तो हम लोगों ने अतुल्य कला जब स्टार्ट किया, उसमें हम लोग अब जहाँ पे हैं हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स ये डिज़ाइन करते हैं डेफ आर्टिस्ट और हियरिंग आर्टिस्ट मिलके। और हम लोग मास प्रोडक्शन कराते हैं बाहर से, ताकि इनका जितना भी क्रिएटिविटी है वो सिर्फ डिज़ाइनिंग पे लगे, ना कि प्रोडक्शन पे। जो सेकंड चीज़ है हम जो बहुत करते हैं वो है डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स। सो हमारा एक डिज़ाइन स्टूडियो की तरह भी काम है, जहाँ पे हम क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं और डेफ लोग डायरेक्टली क्लाइंट से डील करते हैं, तो उनको एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट का पता चलता है कि अगर किसी को साइन लैंग्वेज नहीं भी आती तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं साथ में। तो पूरे डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। और जो तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि हम इंडिया में साइन लैंग्वेज को अपनी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नई नई तरीके की पॉकेट गाइड्स और वीडियोस एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज वो सब बनाई है, ताकि उससे हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एक नई लैंग्वेज है। तो वो लोग ये लैंग्वेज को इस तरह से नहीं देखते कि ये डेफ लोगों के लिए, वो इसको एक फ्रेंच या स्पेनिश या किसी अदर लैंग्वेज के थ्रू देखते हैं। सो ये बेसिकली हमारा काम। तो मतलब एक तरह का बिजनेस मॉडल या मॉड्यूल किसको कहें, ये आपने खड़ा करने की कोशिश की है। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको क्या वो इस चीज़ से भी प्रभावित होते हैं कि ये इस चीज़ को डेफ आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया है? क्या ये भी एक वैल्यू एडिशन की तरह उन लोगों के लिए रहता है? जी, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ को लेके। उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और क्योंकि पहले कभी ऐसा प्रोडक्ट या चीज़ें मार्केट में दिखाई नहीं गई हैं। हम लोग जब कुछ क्वर्की या कुछ अर्बन मार्केट से खरीदते हैं तो हम लोग नहीं सोचते कि शायद कोई डेफ आर्टिस्ट इसके पीछे होगा। मगर जब वो लोग देखते हैं तो वो शॉक होते हैं कि अरे ये मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं इवन हमारे क्लाइंट्स, और वो लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ें लोगों को बताते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन वर्क है वो इन लोगों ने करा है। तो किस किस तरह की डिज़ाइनिंग आप कर रही हैं और क्या क्या आप लोग बनाते हैं? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं बैग्स, जर्नल्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, हम लोग ब्रांडिंग, कंपनी ब्रांडिंग,
देन हम लोगों ने काफ़ी राइटर्स के साथ काम किया है जिनकी बुक्स का पूरे इलस्ट्रेशंस, कवर पेज डिज़ाइनिंग, पब्लिशिंग हाउसेस, तो कुछ भी रिलेटेड टू आर्ट हम सब। तो लगभग कितने आर्टिस्ट हैं, ऐसे डेफ आर्टिस्ट हैं जिनको आप सपोर्ट कर रही हैं और जो आपके साथ में जुड़े हुए काम कर रहे हैं? हम लोग कुछ 10 लोगों की टीम है जो पूरा टाइम अतुल्य कला में काम करता है, और बहुत प्यारे बहुत अच्छे इंटर्न्स हैं हमारे पास जो आते हैं, और कुछ 30-40 आर्टिस्ट हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमें कोई उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलता है तो वो लोग हमेशा हमारे साथ। तो रिस्पांस कैसा रहता है ऐसे लोगों का? क्या और भी ऐसे लोग आपके पास पहुंचते हैं, जानना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं? किस तरह का रिस्पांस मिलता है? बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मैं कहूँगी, और मतलब ये सब बहुत लोगों की मेरे पास क्वेरी आती है कि हम लोगों को भी ज्वाइन करना है, क्योंकि आफ्टर वो ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर्स लेते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं बचते हैं अगर वो आर्ट फील्ड से हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ कि हाँ हम उस लेवल पे पहुँच पाएँ अभी कि जहाँ पे मैं सबको कह पाऊँगी हाँ बहुत जगह है, बस सब आ जाओ। हाँ, अच्छा, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो कि देख सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप तो दोनों के बीच में नहीं होता, या आपको ये लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम ये देख पाते हैं कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप? हम लोगों ने एक इवेंट किया था लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे पे स्पेशली, तो उस पर हमने यही हमारा जो थीम था वो इंक्लूजन था। तो हमने बहुत बड़े बड़े कैनवस लिए थे और 2 लोगों की टीम बनाई थी, मतलब एक हियरिंग थे और एक डेफ थे, और शायद उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, बस उनको हमने कैनवस दे दिया था और बोला था कि ये तुम्हारे पास ये बड़ा 10 बाई 10 का कैनवस है, उसको पेंट करो, बातें करो, कम्युनिकेट करो जैसे भी। और जब वो इवेंट ख़त्म हुआ और जब सबने आके मुझे फीडबैक दिया तो उन्होंने यही बोला कि हमें 10 मिनट के बाद ही रियलाइज़ नहीं हुआ था कि सामने वाले बंदे को कम्युनिकेशन में दिक्कत है, हम बहुत आसानी से वो कर पा रहे थे। तो मेरे ख्याल से हम लोग यही उस पे रिज़ल्ट पे पहुँचे थे कि बस वो एक छोटा सा स्टेप अगर हम ले लें या अगर हम दिमाग में सोच लें कि हमें इनसे बात करनी है तो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये और कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इन लोगों को साथ में लेकर इनके ज़रिए काम को किया जा सकता है जिससे इनकी दुनिया भी बदल सकती है? कौन सी ऐसे और फील्ड्स हैं जिसमें आपको लगता है इनिशिएटिव लिया जा सकता है? अभी जो फील्ड्स में ज़्यादातर लोग हैं वो बैकएंड और हॉस्पिटैलिटी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर मैं ये पर्सनली सोचती हूँ कि अगर उनको एजुकेशन अच्छी मिले तो वो किसी भी फील्ड में किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ तो बहुत ऐसी चीज़ें जैसे फोटोग्राफी, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक फोटोग्राफर ऐसे की ज़रूरत है जो मुझसे बात करता रहे। सही बात। मुझे बस एक फोटोग्राफर चाहिए जो मेरी अच्छी तस्वीरें खींचे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हम ये लोग बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, मगर बस एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और वो मिल जाएगी तो आई थिंक हर जगह पे। जब आपके जैसे लोग हैं जाहिर है, और लेकिन आपके जैसे और लोगों को होना पड़ेगा। ये जो बीबीसी ने ये जो लिस्ट निकाली जिसमें 100 प्रेरणादायी महिलाओं में आपका नाम भी शामिल है, और हिंदुस्तान से, भारत से 7 ऐसी महिलाएं हैं जिसमें सानिया मिर्ज़ा हैं, आशा भोसले हैं, कामिनी कौशल हैं, उसमें स्मृति नागपाल भी हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, और मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी जब मुझे मेल आया था कि मैं शॉर्ट लिस्ट करी गया मेरा नाम। मुझे नहीं पता था सच में कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े नाम हैं उस लिस्ट पे, मगर एक दिन सुबह उठ के जब न्यूज़पेपर उठा के देखा तो आशा भोसले जी और सानिया मिर्ज़ा और मेरी तस्वीर और बाकी हम और भी बहुत 3 अच्छी जो काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में उनके नाम थे। तो मेरे पापा ने जब वो पेपर देखा तो मैं उठी सो के, और उन्होंने मुझे आके बोला कि हाँ मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। तो आई थिंक बीबीसी को मैं ज़रूर थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी कि मेरे पापा मुझे आके बोले। तो वो पूरा हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, बहुत कॉल्स आई, बहुत विशेज़ मिली है, बहुत मोटिवेशन मिली है कि जो मैं कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ और मुझे अब उससे बहुत ज़्यादा आगे करना है। तो ये जो चुनाव आपका हुआ बीबीसी में, जो ये चुनाव हुआ कैसे हुआ? ये क्या इसके लिए आपने अप्लाई किया था या क्या था? कैसे उन्होंने आपको पिक किया? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं उस वक्त एक फेलोशिप अटेंड कर रही थी स्वीडन में, और मुझे वो मेल आया कि हम लोग एक 100 इंस्पिरेशनल वुमेन लिस्ट करते हैं हर साल, और उसमें आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो आप इंटरेस्टेड होंगे क्या इंटरव्यू के लिए? और मैं तब 2 हफ्ते के बाद इंडिया आ रही थी, तो मैंने उनको कहा कि ज़रूर, मतलब तो मैं इंडिया आई, वो लोग मेरे ऑफिस आए, और फिर जब मैं उनसे मिली जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, शिल्पा जी, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे हुआ ये सब, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं। तो उन्होंने बताया कि किसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, और फिर उन्होंने पूरी लिस्ट थरो करा, जब रिसर्च करा, देन दे शॉर्टलिस्टेड 2 नेम्स अंडर 30 अंडर 30 एंटरप्रेन्योर की जो लिस्ट थी, तो उसमें मैं और एक और दिल्ली की ही लड़की हैं। क्या बात। अच्छा, और आप दूरदर्शन परिवार से आपका ताल्लुक है, और आप यहाँ पर साइन लैंग्वेज में आप न्यूज़ भी करती हैं,
वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है और वो कितना काम आता है ख़ासतौर से ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए? मेरे को कुछ 5 साल हो गए हैं अब यहाँ पे। मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में थी जब मैंने दूरदर्शन के ऑडिशन दिया था, और उसके बाद मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरे काम को एक बहुत अच्छी पहचान ज़रूर मिली है दूरदर्शन के थ्रू। और दूसरा ये कि जब हमने न्यूज़ 26 जनवरी और 15 अगस्त की न्यूज़ स्टार्ट हुई जब साइन लैंग्वेज में, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और समझे लोग कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ रहती है। तो दूरदर्शन का काफ़ी सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। अच्छा, तो अब ये बताओ कि इतना सब अचीव आपने किया है और अभी महज 25 साल की आप हैं, क्या आपके शौक हैं, क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में? इस काम के अलावा मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो मेरे को जब भी वक्त मिलता है मैं अपना बैग पैक करती हूँ और निकल जाती हूँ। उसके अलावा मुझे लिखने और रीडिंग का भी काफ़ी शौक़ है, स्पेशली पोइट्री, तो मैं थोड़ी बहुत पोइट्री पढ़ लेती हूँ। हाँ, यही सब चलता है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप एक्टिंग करेंगी? एक्टिंग नहीं। आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी जो खूबसूरती है उसमें तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एक्टिंग नहीं, वैसे मेरी मम्मी ज़रूर मुझे बोलती है, मगर मुझे लगता है जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ मैं वही करूँ। अच्छा, अब आपके जो भाई बहन हैं वो कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब, और क्या सोचते हैं वो जब वो देखते हैं कि हमारी बहन अब उद्यमी है और एक ऐसा काम कर रही है, ऐसे लोगों को शामिल कर रही है अपने काम के साथ जो उन्हें भी आगे बढ़ाता है, क्या कहते हैं वो लोग आपसे? बहुत खुश है। मेरी बहन कल ही, मतलब वो किसी इवेंट पे गई थी और वो बता रही थी कि सबने आके उनको बोला कि कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी बहन के लिए। तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ हमारी बहन ने, पर मैं ये भी कहूँगी कि जितना वो प्राउड फील करते हैं उतना मैं भी प्राउड फील करती हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद ये सब लाइफ में नहीं होता। तो जितना मेरा सपोर्ट रहा है उतना उससे ज़्यादा उनका रहा है। मेरे भाई ने मुझे हर एक स्टेप पे सपोर्ट करा है, मेरी बहन ने, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा बैकबोन बन के रहे हैं वो दोनों। तो अब पेरेंट्स क्या आपके लिए प्लान करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी प्लान करते हैं और ख़ासतौर से लड़कियों के लिए, तो उस तरफ क्या सोचना है आपका? बिल्कुल, मैं ख़ानदान वाले तो बोलते हैं चलता है, मगर मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो तू कर रही है, हमें लगता है कि वो उन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बेटर है, वो तो होना ही है, आखिरकार हर लड़की के लिए वो लाइफ में एक मोमेंट आता है। मगर हाँ, मेरे पास बहुत वक्त है तो मैं आराम से अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ। तो अब जबकि दुनिया आपके काम को जानने लगी है, मानने लगी है, पहचानने लगी है, क्या आपको फील होता है और ज़िंदगी में किस तरह की प्रायोरिटीज़ आप सेट करती हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा, आपने कहीं कहा कि आपको बॉलीवुड की फिल्मों जैसे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत लंबे लंबे बॉलीवुड जैसे सपने आते हैं। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं कभी कभी लिखती हूँ अपने सपनों को, वो पूरी एक कहानी की तरह होता है। अच्छा। मगर अभी के लिए मेरा जो फोकस है वो मेरे काम पे ही रहेगा और कुछ ट्रैवलिंग जो होती रहेगी साथ साथ। हाँ। मगर मम्मी पापा काफ़ी खुश है मेरे हर अचीवमेंट से, तो मेरे लिए यही है कि मैं उनको और ऐसे मोमेंट्स दे पाऊँ लाइफ में जहाँ पे वो बहुत अच्छा फील कर पाए। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ख़ास तौर से आप दूरदर्शन परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं तो डबल शुभकामनाएं आपके लिए हैं। हमें उम्मीद है कि दुनिया में आप इसी तरह से अपना नाम और आगे बढ़ाएंगी और ऐसे लोगों के लिए काम करती रहेंगी जिनकी दुनिया खामोश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए स्मृति नागपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी स्मृति नागपाल। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।